स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया यानी अंग्रेजों की भारत विजय। ये समझने के लिए हमें भारत में यूरोपीय शक्तियों के विकास को समझना होगा। वैसे तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हो गई थी, परंतु 16वीं व 17वीं शताब्दी में इनकी गतिविधियों व कार्यक्षेत्र मात्र व्यापार रहा। जब तक मुगल शासक शक्तिशाली रहे तो इन्हें भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका नहीं मिला। दूसरी ओर यूरोप में इस समय आधुनिक काल भी प्रारंभिक अवस्था में था। 18वीं शताब्दी में यूरोप सैनिक, आर्थिक व औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक बदल गया था एवं उससे बाहर निकलना उसकी मजबूरी बन गई थी। दूसरी ओर मुगल वंश के शासक भी एक के बाद एक कमजोर थे। वे यूरोपीय शक्तियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, बल्कि उनके शासक उपहार व रिश्वत के दबाव में आसानी से आ जाते थे। इन यूरोपीय शक्तियों में आपस में भी प्रतिस्पर्धा थी। इसी कारण ये स्थानीय भारतीय गवर्नरों व अमीर वर्ग का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इस तरह विभिन्न अमीर अलग अलग यूरोपीय शक्तियों के हाथों का खिलौना बन गए। इन भारतीयों की फूट का लाभ अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों व डचों ने उठाया। वे धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते गए। पहले कर्नाटक के युद्धों के माध्यम से अंग्रेज फ्रांसीसियों पर भारी हो गए। बाद में प्लासी की लड़ाई के बाद इन्होंने भारतीय राज्यों को निशाना बनाया। भारतीय शासक अपनी परंपरागत सैनिक क्षमता से इनका मुकाबला नहीं कर सके। अंततः इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रीय व मुगल शासकों को हराकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया व मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना कर दी गई। कर्नाटक के युद्धों में अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। वे फ्रांसीसियों को पछाड़कर भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने में सफल हो गए। साथ ही इन युद्धों के दौरान उन्हें भारतीय शासकों की कमजोरियों का एहसास हो गया। वे समझ गए कि यहाँ के शासकों को इनकी आपसी फूट का लाभ उठाते हुए हराया जा सकता है। अंत में अतः भारत में अंग्रेजी राज स्थापित करने की उनकी लालसा बढ़ती गई। इस दिशा में शुरुआत बंगाल से हुई। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां जीतकर उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया। दक्षिण में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य था, जिसे जीतने के लिए उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान से 4 युद्ध करने पड़े। इन युद्धों को मैसूर के युद्ध कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना को समझने के लिए हमें पहले बंगाल की विजय और फिर मैसूर के युद्धों का अध्ययन करना पड़ेगा। प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ये किसी भी भारतीय शासक के साथ अंग्रेजों की पहले आमने सामने की लड़ाई थी और हम ये देखेंगे कि इस युद्ध के बहुत सारे कारण हैं और वो कारण क्या हैं, एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण आप देखोगे तो हम ये देखेंगे इसमें कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हुई थी, उसका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र न होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है नवाब बनना चाहते थे। इसमें सिराजुद्दौला का भाई यशुद्दौला, शौकत जंग, मीर जाफर मुख्य रूप से इस दौड़ में आगे थे और उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नवाब का कई जगह पर विरोध किया था, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला अपनी स्थिति को मजबूत करता रहा। सर्वप्रथम तो घसीटी बेगम, जो कि यशुद्दौला की मां थी, उनको कैद करके उनका धन जब्त कर लेता है। इसकी वजह से शौकत जंग डर जाता है और वो सिराजुद्दौला का वफादार बना रहना वो कबूल कर लेता है। इसके पश्चात मीर जाफर है, वो भी इसका साथ सिराजुद्दौला का साथ देने आ जाता है और उसका सैन्य प्रमुख या सेनापति उसको बना दिया जाता है। लेकिन कलकत्ता का एक अमीर सेठ था, अमीर चंद, वो राजगद्दी को प्राप्त करना चाहता था। अंग्रेज नवाब के प्रतिद्वंदियों को शरण दे रहे थे। तो इस तरह से आप देखोगे कि काफी ज्यादा टकराव की स्थिति यहाँ पर बन चुकी थी। अगला कारण है सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के संबंध।
सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कभी भी संबंध अच्छे नहीं थे। ये एक परंपरा थी कि बंगाल में जब भी कोई व्यक्ति नया नवाब बनता था तो अंग्रेज उसके प्रति स्वामी भक्ति दिखाने के लिए दरबार में आकर उसका इस्तकबाल करते थे, उसको उपहार देते थे, लेकिन इस प्रकार कोई भी औपचारिकता अंग्रेजों के द्वारा नहीं की। नवाब ने जब इसके बारे में उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने माफी मांग ली अंग्रेजों ने और कहा कि हम फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष कर रहे थे, इसलिए हमें वक्त नहीं मिला। लेकिन फिर भी नवाब को ये बात काफी बुरी लगी, जिससे उन दोनों के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। तीसरा पॉइंट है हमारा, अंग्रेजों द्वारा नवाब को कमजोर करने के बहुत ज्यादा प्रयास किए गए थे। तो अगर नवाब कमजोर होगा तभी अंग्रेज जो हैं अपनी सत्ता को, अपनी प्रभु सत्ता को बंगाल में ज्यादा अच्छे से बनाने में कामयाब होंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे कि नवाब के प्रतिद्वंदियों को शरण दे रहे थे, साथ ही कुछ लोगों को भड़का भी रहे थे। इसमें कुछ हिंदू भी थे जो नवाब से नाराज थे, जैसे कलकत्ता का एक सेठ जगत नारायण और एक अन्य व्यापारी था किशन चंद, वो सिराजुद्दौला के कट्टर शत्रु थे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध इन लोगों की सहायता की और नवाब को जब ये बात पता चली तो इन सबको चेतावनी देता है, अंग्रेजों को चेतावनी देता है, लेकिन ना अंग्रेज मानते हैं, ना ही जगत नारायण और सेठ किशनचंद मानते हैं। तो यहाँ भी एक टकराव की स्थिति बन जाती है। अगला है कलकत्ता की किलेबंदी। सिराजुद्दौला के नवाब बनने के समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष चल रहा था। अंग्रेजों की बस्ती कलकत्ता थी, फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर थी। ये दोनों शक्ति एक दूसरे से बचाव करने की स्थिति दिखाकर अपने अपने स्थानों की यानी कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे थे और नवाब आदेश जारी करता है कि किलेबंदी को रोक दिया जाए। फ्रांसीसियों के लिए भी वो एक आदेश जारी करता है और अंग्रेजों के लिए। फ्रांसीसी तो नवाब का कहना मानकर किलेबंदी को बंद कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं। नवाब अंग्रेजों से जवाब मांगता है तो कोई उसको मतलब उत्साहवर्धक जवाब नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि नवाब फिर इसको बलपूर्वक रोकना चाहता है। तो यहाँ भी जो स्थितियां हैं अंग्रेज और नवाब के बीच काफी ज्यादा खराब हो जाती हैं। अब हमारा पांचवा पॉइंट आता है व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार तो शाहजहां के काल में ही मिल गया था, लेकिन वो बहुत सीमित थे। लेकिन मुगल बादशाह फारूक सियार के समय में 1717 में अंग्रेजों को इस मतलब कलकत्ता में कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा मिल गई थी। इसके तहत वे वार्षिक कर के रूप में कुछ राशि ठेके के तौर पर देते थे, लेकिन जो राशि होती थी वो बहुत कम होती थी। अंग्रेज इस सुविधा का कई प्रकार से दुरुपयोग करते थे। वे भारतीय व्यापारियों से पैसे लेकर अपनी कंपनी की मोहर लगा देते थे, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। इस तरह अंग्रेज जो है इतना पैसा वसूल कर लेते थे जो उनके द्वारा नवाब को दिए गए ठेके से कई गुना अधिक होता था। तो इस तरह से आप देखोगे कि नवाब का नुकसान होता था और अंग्रेजों को इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंचता था। तो यहाँ भी आप देखोगे कि जब ये चाल अंग्रेजों की समझ में आई नवाब को, तो टकराव की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब छठा पॉइंट है हमारा युद्ध का पूर्वाभ्यास व प्रथम चरण हम जिसको कह सकते हैं कि किस तरह से रिहर्सल किया जाता है वॉर का। तो इसमें नवाब सिराजुद्दौला अप्रैल से लेकर जून 1756 तक अंग्रेजों की गतिविधियों पर आपत्ति भी जताता है, कई आदेश भी जारी करता है, लेकिन अंग्रेज उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह से जब कलकत्ता की किलेबंदी रोकने से वो अंग्रेज मना कर देते हैं तो नवाब कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है। अंग्रेजों की एक फैक्ट्री कासिम बाजार को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अंग्रेज नवाब का मुकाबला तो करते हैं, लेकिन 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर बहुत सारे सैनिक होते हैं अंग्रेजों के, जिनको नवाब के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो इस तरह से जो होने वाला था प्लासी का, उसकी एक तरह से रिहर्सल पहले छोटी सी यहाँ पर हो जाती है। फिर इसके बाद आती है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना का मतलब है
कि कुछ अंग्रेज बंदी बना लिए गए थे कलकत्ता पर अधिकार के पश्चात। इसके बाद एक घटना का वर्णन हमें मिलता है। इसके अनुसार अगर हम घटना की बात करें तो नवाब जो है फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद 146 अंग्रेजों को बंदी बना लेता है। 20 जून को उनको एक छोटे से कमरे में सबको इकट्ठे 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है। और ये जून का, क्योंकि ये महीना था, उमस और गर्मी की वजह से केवल 23 व्यक्ति ही 140 में से जीवित निकल पाते हैं। और इस तरह से आप देखोगे अंग्रेजों के लिए एक बहुत गहरा आघात था कि इतने सारे उनके जो हैं लोग मारे गए। फिर इसके बाद अंग्रेजों का कलकत्ता पर फिर से कब्जा हो जाता है। एंड उसके पश्चात हम देखेंगे कि अलीनगर की संधि नवाब और अंग्रेजों के बीच में की जाती है। कलकत्ता के पतन के बाद अंग्रेजों को लगता है कि बंगाल में ज्यादा दिन वो जम नहीं पाएंगे, इसलिए मद्रास से विशेष सेना वाटसन के नेतृत्व में जल सेना और क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना जो है वो कलकत्ता पहुंचती है। अंग्रेजों ने नवाब के अधिकारियों को रिश्वत के सहारे अपनी ओर वो लोग कर लेते हैं और इस तरह से जो कलकत्ता का प्रशासक होता है मानिक चंद, वो भी अंग्रेजों की सहायता करता है और इस तरह से नवाब को हराकर हुगली पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। फिर इसके बाद नवाब को 1757 में एक संधि करनी पड़ती है जिसको अलीनगर की संधि कहा जाता है, जिसके अनुसार नवाब युद्ध पूर्व सारी सुविधाएं अंग्रेजों को लौटा देगा। उनकी दस्तक प्रणाली का विस्तार कर दिया जाएगा। उसने अंग्रेजों की यह बात भी मान ली कि उनकी कलकत्ता की किलेबंदी का नवाब विरोध नहीं करेगा और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो मतभेद चल रहा है उससे नवाब का कोई लेना देना नहीं होगा और अंग्रेजों को युद्ध हर जाना भी नवाब को देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से जो नवाब है उसके लिए ये काफी अपमानजनक जो है ये संधि मानी गई थी। साथ ही साथ आखिरी में हम देखेंगे जो क्लाइव था वो भी काफी ज्यादा अपनी पर्सनल बेनिफिट्स चाहता था। बड़े कूटनीतिक चालें वो चलना शुरू कर देता है। नवाब को पद से हटाने के लिए वो काफी ज्यादा गलत काम करना शुरू कर देता है, जिसके तहत आप देखोगे कि वो क्या करता है, क्लाइव सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है मीर जाफर, उसके साथ सांठगांठ कर लेता है और इस समझौते के अनुसार जो समझौता होता है मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज मीर जाफर को नवाब बनाएंगे और मीर जाफर सेना सहित अंग्रेजों का साथ देगा। मीर जाफर आक्रमण व रक्षात्मक स्थिति में अंग्रेजों का मित्र बना रहेगा। मीर जाफर नवाबी के बदले 1 करोड़ रुपए कंपनी को देगा, 50 लाख रुपए कलकत्ता के अंग्रेजों को और 20 लाख रुपए वहां के हिंदुओं को देगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक और इसमें एक पॉइंट जोड़ा जाता है कि वो अंग्रेजों को बंगाल में हर प्रकार की सुविधा देगा, सैन्य शिविर ना रखने का आश्वासन भी देगा और इस तरह से आप देखोगे अंग्रेज और मीर जाफर एक दूसरे से तालमेल बनाकर काफी एक दूसरे की सहायता करेंगे। तब आप खुद ही सोच सकते हो कि सिराजुद्दौला की सेना का क्या हाल होगा जब उसका सेनापति ही उसके दुश्मनों का साथ देने के लिए तैयार होगा। तो ये कुछ हमारे कारण थे जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध जो है टाला नहीं जा सकता था। अब हम युद्ध की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां हो चुकी थी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि वे संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। क्लाइव नवाब के उत्तर के इंतजार किए बिना 3000 सैनिक लेकर युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर नवाब भी 50,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर प्लासी की ओर बढ़ता है। 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हो कि युद्ध का परिणाम क्या होगा जब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ही उसके विरुद्ध युद्ध करेगा। तो अपने आप हमें परिणाम सामने नजर आ रहा है और इस तरह से हम ये देखेंगे कि इसमें सिराजुद्दौला का हारना तय था। नवाब जो है वो चारों तरफ देखता है कि किस तरह से उसको युद्ध में विश्वासघात होगा। वो बहुत दुखी होता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन मीर जाफर का पुत्र मीर मीरन उसे पकड़कर मार देता है और इस तरह से सिराजुद्दौला की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है। तो निसंदेह ये सच है कि ये विश्वासघाती दिखावे के तौर पर युद्ध में शामिल हुए
और अगर केवल दिखावे के तौर पर भी शामिल होते तो अंग्रेज ये युद्ध कभी भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि वे केवल 3000 की संख्या में थे और नवाब के पास 50,000 सैनिक थे। लेकिन धोखेबाजी की वजह से नवाब जो है ये युद्ध हार जाता है। और ये युद्ध जो है ये अपने आप में ही आप देखोगे कि प्लासी का युद्ध बहुत ही दूरगामी परिणाम इसके निकले थे, बड़े व्यापक थे इसके परिणाम। यह बंगाल कंपनी और संपूर्ण भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो अगर हम इस युद्ध के परिणाम देखेंगे तो सबसे पहली बात यह आती है कि अंग्रेजी राज की शुरुआत हो गई थी। सामरिक व सैनिक दृष्टिकोण से प्लासी की लड़ाई एक सामान्य लड़ाई तो थी, लेकिन अंग्रेजों को केवल 65 सैनिकों का नुकसान हुआ और जबकि नवाब के 500 सैनिक मारे गए थे। तो सही अर्थों में यह सैनिक सफलता या असफलता नहीं थी, क्योंकि सैनिकों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। इसमें कूटनीतिज्ञता, षड्यंत्र, धोखेबाजी ज्यादा नजर आती है। तो यह घटना राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने किसी भारतीय शासक को पराजित किया था और इसके कारण अंग्रेजों का लगभग सारे बंगाल पर कब्जा हो गया था, उनकी सर्वोच्चता साबित हो गई थी और भारत में अंग्रेजी शासन के जो बीज हैं इसी युद्ध के द्वारा बोए गए थे और आगे क्या परिणाम हमें भुगतना पड़ा था इसका हमें बड़े ही अच्छे से मालूम है। तो दूसरा इसका परिणाम है भारत के सम्मान को गहरा आघात पहुंचा था। भारत का जो सम्मान गौरव जो है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया था। जिस भारत के शासक यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक राजनीतिक संबंध भी नहीं बनाना पसंद करते थे, आज वो उनसे पराजित हो रहे थे, उनके हाथों की कठपुतली बन रहे थे और इस तरह से भारत के लोगों का चरित्र भी उजागर हो गया था कि लालच और पैसे के कारण उन्हें कभी भी खरीदा जा सकता है, कोई भी काम करवाया जा सकता है। स्वामी भक्ति, देशभक्ति, ऐसी कोई भी चीज उनके सामने फिर नहीं रह जाती। तो बड़ी शर्मनाक स्थिति भारतीयों की साबित हो गई थी यहाँ पर। तो इस तरह से मीर जाफर, राय दुर्लभ जैसे देशद्रोही जो हैं वो ऊंचे पद पर विराजमान थे। तो ये साबित करता है कि भारतीयों के सम्मान को गहरा आघात पहुंचा था। अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ हुआ था, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय भारत का क्षेत्र की दृष्टि से भी सबसे बड़े ये राज्य था, साथ ही साथ संपन्न भी ये काफी ज्यादा था, जिससे आर्थिक लाभ अंग्रेजों को काफी ज्यादा पहुंचा था, क्योंकि अभी यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे थे। युद्ध से अगला जो हम देखेंगे इसका परिणाम है, युद्ध से व्यक्तिगत लाभ भी बहुत ज्यादा हुए थे। लॉर्ड क्लाइव को उसकी ख्याति भारत में, ब्रिटेन में सब जगह फैल गई थी, चर्चा का विषय बन गया था, वो माला माल हो गया था। वो मीर जाफर को उसने बंगाल का नवाब तो बना दिया था, लेकिन केवल नाम के लिए। सारे आदेश, सारी शक्तियां जो है वो क्लाइव के पास ही थी। वो नवाब जो है उसकी कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचा करता था। तो इस तरह से हम देखेंगे इससे क्लाइव को काफी ज्यादा व्यक्तिगत लाभ हुए थे। फ्रांसीसियों को आसानी से पराजित करने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था, क्योंकि अब सैनिक तौर पर और आर्थिक तौर पर इतना ज्यादा फायदा हो गया था अंग्रेजों को कि फ्रांसीसियों को हराना काफी ज्यादा उनके लिए आसान हो गया था। कुछ अन्य परिणामों की अगर हम बात करेंगे तो अब अंग्रेजों को पता चल गया था भारत में किस तरह से शासन किया जाना चाहिए। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार बदल गया था। वो सामान्य भारतीयों को जो सम्मान पहले दिया करते थे अब अपमान करने लगे उनका। भारतीयों की कमजोर सैनिक क्षमता, आपसी फूट का ज्ञान भी उन्हें हो गया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर दृष्टि से ये युद्ध जो है अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी शासन करने का एक पहला कदम साबित हुआ था। तो नवीन चंद्रसेन के अनुसार यह युद्ध परिवर्तन की श्रृंखला का पहला कदम था। इसने भारत का स्वरूप बदल दिया। इससे सदियों से जारी आर्थिक व शासकीय व्यवस्था भी बदल गई। इसके बाद अंग्रेजों की व्यापारिक व प्रशासनिक नीति भी बदल गई। वे साम्राज्यवादी रास्ते पर दौड़ पड़े। निसंदेह ये बहुत ही परिवर्तनकारी युद्ध था। सन 1760 में बंगाल की दूसरी क्रांति हुई थी। प्लासी के युद्ध को बंगाल के इतिहास में पहली क्रांति का नाम दिया जाता है और इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज जब
सिराजुद्दौला के पश्चात मीर जाफर को शासन की बागडोर सौंपते हैं। तो मीर जाफर एक साहसीन और अयोग्य व्यक्ति था। नाम मात्र का वह नवाब था। अंग्रेजों के इशारों पर वो नाचता था। अंग्रेज उससे लगातार धन हड़पते रहते थे और उनके लालच की कोई सीमा नहीं थी। धीरे धीरे इतना ज्यादा धन उन्होंने मीर जाफर से ले लिया कि मीर जाफर की स्वयं की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। उसके पास शाही आवास का खर्च चलाने के लिए और सैनिकों को देने के लिए उपयुक्त धन का भी अभाव हो गया। लेकिन अंग्रेजों की लालसा लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इसी कारण अंग्रेज और उसके बीच मतभेद जो है वो बढ़ने लगे थे। जैसे तैसे जब तक क्लाइव था, दोनों के बीच का तालमेल बना रहा, लेकिन क्लाइव के भारत से जाने के पश्चात संबंध जो है उनके बीच में काफी ज्यादा खराब हो गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मीर जाफर और अंग्रेज जो थे एक दूसरे के खिलाफ जब हो रहे थे तो उसका फायदा दूसरे लोग भी उठाना चाहते थे। बंगाल पर पहला आक्रमण मुगल सम्राट शाह आलम के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ शाह आलम देख लेता है कि बंगाल के नवाब की स्थिति ज्यादा अच्छी है, तो वो पहले ही बिना लड़े पीछे हट जाता है। अगला हमला 1759 में डचों के द्वारा बंगाल पर किया जाता है। वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा और व्यापारिक हितों को बचाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन एक संधि की जाती है। इसके अनुसार नवाब डचों को मात्र कुछ व्यापारिक सुविधाएं देगा। डच नवाब व अंग्रेजों कभी युद्ध नहीं करेंगे। बंगाल के किसी भी स्थान पर किलेबंदी ना ही वो लोग करेंगे। डचों की बंगाल में पटना, कासिम बाजार, चिंसुरा में बस्तियां होंगी। तो इस तरह से काफी कुछ शर्तें उनके द्वारा की जाती हैं। तो इस तरह से भारत में डचों का संबंध इस संधि के माध्यम से समाप्त हो जाता है। अंग्रेज अब मीर जाफर पर आरोप लगाते हैं कि वो दोनों आक्रमणों के लिए, यानी शाह आलम और डचों का जो आक्रमण हुआ है वो मीर जाफर की वजह से हुआ है। अनेकों जो है आरोप लगाए जाते हैं मीर जाफर के ऊपर। और क्लाइव के जाने के पश्चात जब हॉलवेल इस कंपनी का मुखिया बनता है तो संबंध काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से अंग्रेज अब मीर जाफर को हटाने की योजना बनाने लगते हैं। अनेकों उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और धीरे धीरे अब वो मीर जाफर का सोचते हैं कि इसको हटाने के बाद किसको नवाब बनाया जाए। तो मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को वो इस पद के लिए तैयार कर लेते हैं। तो मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाने की घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तो अभी तक हमने देखा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 1757 में अंग्रेजों के द्वारा उसको हरा दिया गया और उसको हराने की वजह से अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक व सैनिक योग्यता का परिचय दिया था। यह उनकी सफलता का पहला चरण था कि उन्होंने किसी भारतीय शासक को पराजित किया। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि वो जिसको चाहे बंगाल का शासक बना सकते हैं और जब उन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया तो उनको लगा कि उसको भी वो अपने इशारों पर नचा सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई जो थी उसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि 1757 से 1763 के बीच जो बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं हुई थी वही जो है इस युद्ध का कारण बनी थी। तो सबसे पहले हम इसके राजनीतिक कारण देखेंगे कि जब मीर जाफर को हटाने के बाद उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था तो अंग्रेज अपनी मनमर्जी करना चाहते थे, लेकिन मीर कासिम जो था वो शुरू से ही अंग्रेजों से उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। अलग उसके द्वारा नीति बनाई गई। वो बड़ा ही योग्य व्यक्ति था। उसने अनेकों प्रशासनिक सुधार के, अनेकों नीतियां बनाई और ऐसी नीतियां बनाई जिससे अंग्रेज जो है उस पर शक भी नहीं कर सके। उसने जनता को अपने समर्थन में लिया। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को की नियुक्ति की जो भ्रष्ट नहीं थे और धीरे धीरे अपना कार्य वो अच्छे से करने लगा। उसने सेना का पुनर्गठन किया, सैनिकों को बकाया वेतन दिया, उनका समर्थन हासिल किया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर में बना ली। उसको ये लगता था कि राजधानी राज्य के बीच में होनी चाहिए और इस तरह से अनेकों राजनीतिक गतिविधियों को वो तेज करना चाहता था और इसी वजह से मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गया था और उनके बीच मनमुटाव आरंभ हो गया था।
अब अगला आता है शाह आलम की समस्या। अब शाह आलम कौन था? शाह आलम मुगल बादशाह था, लेकिन इसका अगर हम इतिहास देखेंगे तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद शहजादा अली गौहर, जो कि बाद में शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना गया था, अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया जाता है, परंतु वह दिल्ली जाने से डरता था। 1760 के अंत में वो पटना चला जाता है, अंग्रेजों से समर्थन लेता है। अब मीर कासिम पर दबाव डाला जाता है कि वो मुगल सम्राट शाह आलम को मान्यता दे दे। अब शासक या सम्राट के रूप में मान्यता जब उसको नहीं मिली तो एक तरह से उसके लिए भी एक खतरे वाली बात थी। उसको डर था कि कहीं उसे स्वयं सम्राट जो है अगर नहीं माना जाएगा तो धीरे धीरे उसकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पर मीर कासिम को यह डर था कि अगर शाह आलम को वो मान्यता प्रदान कर देता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो बंगाल की दीवानी फिर से मुगल बादशाह शाह आलम किसको प्रदान कर देगा? अंग्रेजों को प्रदान कर देगा। और इस तरह से जो उसने आर्थिक सुधार किए थे उसमें काफी ज्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, शाह आलम अंग्रेजों का विश्वास पात्र बन जाता है और इसके बाद किसी तरह से कासिम के ऊपर दबाव डालकर शाह आलम को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अब व्यापार से संबंधी सवाल की बात आती है तो अंग्रेजों को बंगाल में कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। व्यापारिक सुविधा दस्तक प्रणाली का वो दुरुपयोग करते थे। इसमें नवाब को कई तरह की आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी और साथ ही साथ भारतीय व्यापारियों को भी अनेकों तकलीफों का सामना करना पड़ता था। एक, वे अंग्रेजों की खुशामद करते थे ताकि आधा कमीशन बचा सके। दूसरा, उनका माल भी महंगा बिकता था। 1762 में मीर कासिम एक दूरगामी फैसला लेता है, वो बंगाल में चुंगी कर को समाप्त कर देता है। अब अगर उसने चुंगी कर को समाप्त कर दिया तो नवाब को तो नुकसान होगा ही, लेकिन ज्यादा नुकसान अंग्रेजों को होगा। अंग्रेज अब कासिम पर दबाव डालते हैं कि वो चुंगी कर को लगा दे, लेकिन वो मानने से इनकार कर देता है। तो इस तरह से आप देखोगे अंग्रेज जो है अब मीर कासिम के साथ उनकी स्थिति जो है आपस में जो उनके संबंध है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर एक और मुद्दा आता है राम नारायण का। अब राम नारायण कौन था? वो बंगाल के नवाब का दीवान था। वो सारी जो सूचनाएं हैं महल की या नवाब के से संबंधित वो अंग्रेजों को दिया करता था। नवाब को जब इसके बारे में पता चलता है तो राम नारायण को डांटता है। राम नारायण जो है दंड के डर से अंग्रेजों के पास शरण ले लेता है। अंग्रेज नवाब के शत्रुओं को शुरू से ही शरण देते आए हैं। अब नवाब अंग्रेजों से इस मामले में बातचीत करता है कि उसे वापस दे दिया जाए राम नारायण को, लेकिन वो मानने से इनकार कर देता है। तो इस तरह से राम नारायण और नवाब और अंग्रेजों के बीच में जो है स्थितियां जो है सामान्य नहीं रहती, खराब होने लगती हैं। और आप ये देखोगे राम नारायण की वजह से इनके संबंध और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज राम नारायण को वापस नवाब को नहीं देते हैं और संबंध यहाँ पर काफी ज्यादा उनके खराब हो जाते हैं। अब क्या होता है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में टकराव की स्थिति आ जाती है। अंग्रेज व्यापारी अपनी कंपनी के वरिष्ठ लोगों पर दबाव डाल रहे थे कि कासिम को चुंगी कर लगाने के लिए मजबूर करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। यहाँ पर पटना के ऊपर जो है कब्जा कर लिया जाता है। पटना में अंग्रेज फैक्ट्री का अध्यक्ष एलिस था। वो अनेकों समस्याएं पैदा करता है, भारतीय व्यापारियों से झगड़ा करता है और कहता है कि उनके माल को पटना में नहीं आने दिया जाएगा। और नवाब जो है एलिस को के ऊपर फिर पटना पर आक्रमण करता है। नवाब एलिस को हराता है, 200 अंग्रेजों को बंदी बना देता है। अंग्रेज वास्तविकता जाने बिना मेजर एडम्स के नेतृत्व में पटना में सेना भेज देते हैं। इस तरह छोटा सा झगड़ा युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। जून 1763 से अगस्त 1763 के बीच में नवाब को कई स्थानों पर वो पराजित कर देते हैं। नवाब अब हताश हो जाता है, पटना आता है तो सारे जितने भी अंग्रेज बंदियों को मृत्यु दंड दे देता है और स्वयं पटना छोड़कर अवध की ओर चला जाता है। अब अंग्रेज क्या करते हैं, दोबारा से मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब जो है घोषित कर देते हैं। अंग्रेज मीर कासिम को पद से हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं, लेकिन मीर कासिम जो है अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करता। वो अवध चला जाता है, वहां के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगता है।
उस समय वहां पर मुगल सम्राट शाह आलम भी मौजूद था। तीनों स्थिति पर विचार करते हैं और आपस में सहयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर देते हैं। पटना की ओर बढ़ते हैं सभी। अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक स्थान पर सारी सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं। एक तरफ तो तीनों की सेना होती है, दूसरी तरफ अंग्रेज होते हैं। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज तीनों को पराजित कर देते हैं, जिससे डरकर मीर कासिम वहां से भाग जाता है। लेकिन 1777 में नेपाल भागने के पश्चात वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शुजाउद्दौला और शाह आलम अंग्रेजों के सामने पराजय स्वीकार करके समर्पण कर देते हैं और 1765 में क्लाइव दोबारा तीसरी बार भारत आ जाता है और बंगाल की स्थितियों के बारे में उसको काफी अच्छे से जानकारी होती है। और इसी तरह से वो क्या करता है कि अब इतिहास में इलाहाबाद की संधि जो है काफी विख्यात है, वो वहां पर फिर इस बक्सर के युद्ध के बाद करी जाती है। तो अगर हम इलाहाबाद की संधि देखें तो इसमें क्या होता है, मीर जाफर को स्थायी तौर पर बंगाल का नवाब मान लिया जाता है। अवध के नवाब को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। 50 लाख का जुर्माना उसको युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए देना पड़ता है। मुगल सम्राट के साथ अंग्रेज बहुत सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। सम्राट भी अंग्रेजों की कृपा दृष्टि से बेहद खुश होता है। वो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्रदान कर देता है। दीवानी का मतलब होता है कर देने का, कर को एकत्रित करने का अधिकार। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध व उसके बाद की संधियों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुगल सम्राट और अवध का नवाब दोनों अंग्रेजों की कृपा के पात्र बन जाते हैं और ये युद्ध जो है कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण था। तो हम ये कह सकते हैं कि बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया तथा अंग्रेजों को भारत पर राज करने का रास्ता दिखाया। अब उन्होंने इस धन रूपी सागर से लाभ उठाना और कमाना जो है अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत में रह गया था। भारत में एक ओर तो अंग्रेजी राज की स्थापना हो रही थी, तो दूसरी ओर दक्षिणी भारत में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बनता जा रहा था। मैसूर का नेतृत्व पहले हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने किया। हैदर अली एक योग सेना नायक था जो धीरे धीरे अपनी शक्ति में वृद्धि करता गया। अंततः 1761 में वह मैसूर के शासकीय शक्तियां भी अपने हाथ में लेने में सफल हो गया। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हैदर अली एक फौजदार से मैसूर का शासक बना। उस समय कृष्णराव मैसूर के शासक थे, लेकिन वे नाम मात्र के लिए थे। वास्तविक सत्ता उनके एक मंत्री नंदराज के हाथ में थी। कर्नाटक युद्धों के दौरान हैदर को अपनी ताकत बढ़ाने के बहुत सारे अवसर मिले। इन युद्धों के दौरान हैदराबाद के निजाम की हत्या होने पर उनके खजाने का एक हिस्सा हैदर के हाथ लग गया। इस धन का उपयोग उसने फ्रांसीसियों से सहायता लेने में करी, अपनी सेना को संगठित किया और इस तरह से उसके हाथ कुछ ब्रिटिश तोपें लग गई, जिससे वो काफी शक्तिशाली होता गया। उसकी ताकत बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप उसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया। अगले 5 वर्षों में वह अपनी योग्यता एवं ताकत के बल पर नंजराज को हटाकर स्वयं उसकी जगह मैसूर का शासक जो है वो बन गया। हैदर अली ने मैसूर को एक शक्तिशाली विस्तृत राज्य बनाने की नीति अपनाई, जिससे अंग्रेजों के राजनीतिक एवं व्यापारिक हितों के लिए खतरा माना गया। अंग्रेजों के साथ साथ मराठे और निजाम हैदराबाद का शासक था, वे भी इस नीति से आशंकित हुए। फलतः टकराव की स्थिति उत्पन्न होती गई। अंततः आंग्ल मैसूर संघर्ष का सूत्रपात हुआ। 20 वर्षों या उससे भी ज्यादा समय 1766 से लेकर 1799 के मध्य 4 युद्ध हुए, जिसमें अंतिम तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर की शक्ति को कुचलने में सफल हो गई। अंततः मैसूर के पतन के साथ ही भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना करने की दिशा में कंपनी की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। यह दौर प्रत्यक्ष अधिग्रहण के बजाय एक सहायक संधि प्रणाली का था। तो आगे हम जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो इसी के आधार पर होगा, जिसमें हम सहायक संधि और डलहौजी की लैब्स की नीति के बारे में पढ़ेंगे।